सबको नमस्कार और थैंक यू वीसी सर, प्रोफेसर आर पी तिवारी। आपने जो 3-4 सालों में एक एपिस्टेमिक जो बेड़ा उठाया है, मतलब कैसे हम आधुनिक एपिस्टेमोलॉजी और इंडिजिनियस एपिस्टेमोलॉजी के बीच एक जुगलबंदी करके एक नई संभावनाएं, एक नया पैराडाइम डेवलप करें जो कि वाकई भारत के लिए एक रिलेवेंट एंड इमेंसिपेटरी मॉडल हो डेवलपमेंट का, जो इंक्लूसिव हो, जिसमें डिप्राइव्ड पीपल और सेक्शन शामिल हो। आपने हमेशा मेरे को उसमें शामिल किया है और संजय शर्मा और बाकी लोगों की तरह चंद्रगुप्त भी आपके पास हैं। आप चाणक्य की भूमिका में वाकई न केवल उच्च शिक्षा बल्कि देश की भी सेवा कर रहे हैं और हमारी पीढ़ी को एक सपोर्ट कर रहे हैं ग्रो करने में। थैंक यू सर। साथियों, निसंदेह कोरोना वायरस से उपजे संकट ने मानवता को के जो सिविलाइजेशनल क्राइसिस है और जो एथनोसेंट्रिक जो विकास का मॉडल है उसकी पोल खोल दी है। इसको पोषित करने वाले बहुत सारे जो टेकन फॉर ग्रांटेड एजम्पशंस थे, जो पोस्टुलेट्स थे, उनकी भी वो भी अनकवर हो चुके हैं, अनफोल्ड हो चुके हैं, उनकी पोल खुल चुकी है। यदि मानव इतिहास की पड़ताल करें कि तो होमो सेपियंस का हमेशा संघर्ष इस तरह से रहा है, बायोलॉजिकल स्ट्रगल के द्वारा डार्विन ने मतलब स्पीसीज, बायोम्स और बायोसिस्टम के इमरजेंस को डिस्क्राइब किया है। मैंने भी, यदि हम सोशल एपिस्टेमोलॉजी की बात करें, सामाजिक ज्ञान मीमांसा की, तो मैंने भी अपने गांव में कहानियों के द्वारा, हृदय बजाय कहानियों, नैरेटिव्स के द्वारा 1920 के आसपास जो प्लेग हुई और उसकी बर्बरता और उसके द्वारा जो क्षति हुई और उससे कैसे लोग उभरे और क्या क्या सामाजिक परिवर्तन हुआ, इसकी भी सुना है। और कैसे वहाँ के लोकल लेवल पे एक जीवन का पैराडाइम बदला, उसकी भी एक इंट्यूटिव मतलब तस्वीर है हमारे पास। उसको कभी कभी मैं उसका इस्तेमाल करके चीज़ों को समझने का प्रयास करता हूँ। जो आज की यदि हम देखें, डार्विन ने जिस बायोलॉजिकल स्ट्रगल की बात की थी और आज के में एक डिफरेंस है, और मैं इसको नाम देता हूँ नियो डिटर्मिनिज्म। कारण क्योंकि आज शायद मानव के पास कुछ सभ्यातिक रिसोर्सेज हैं, कुछ एबिलिटी है, कुछ एसेट हैं, जिससे शायद हम प्रभाव को रिसिस्ट कर सके, मतलब सामने से अटैक को हम रिसिस्ट कर सके और उसको मिनिमाइज कर सके। और इस तरह से हम देखें कि 3 तरह के जो जितने भी नैरेटिव्स हैं, चाहे एक्सपर्ट के हों या बाकी लोगों के ऑब्जर्वेशंस के, 3 नैरेटिव्स हमारे पास, नैरेटिव से 3 चीज़ें आ रही हैं कि इस जो ये कोरोना क्राइसिस केवल एक बायोलॉजिकल संकट नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन संकट है, ये ओंटोलॉजिकल क्राइसिस है, मानव के अस्तित्व का संकट। इसको समझने की जरूरत है और उसमें हम यदि देखते हैं तो इसको 3 अक्षों पे, 3 एक्सिस पे हम इसको निपट सकते हैं। एक है कि हम सेफ रहें, कि अपने आप को सुरक्षित रहें, लॉकडाउन, आपको घर में रहें, आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क का उपयोग करें, हैंड वॉश करें, सैनिटाइजेशन यूज करें। उसके बाद सेकंड है आपका हेल्थ, यानी आपका कितना इम्यून सिस्टम अच्छा, अपने आप कितना हेल्दी रखें। और थर्ड है ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, कि आप कितना उम्मीदों से भरे हुए हैं, आप कितना, आप में एक रोमांचिक मतलब स्पिरिट है कि आप इस खतरे से खेलें और एक इसमें से रास्ता इसको कम करके निकालें। लेकिन यदि हम इसको देखें तो ये एक, इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है बिल्कुल डिफ्रेंशिएटेड है, असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। समाज के सभी व्यक्ति और सभी वर्गों को ये सुविधाएं प्राप्त नहीं है। कुछ लोग प्रिविलेज हैं, किसी के पास रिसोर्सेज हैं, कुछ अपनी भूख और पीड़ा के साथ संघर्ष कर रहे हैं, तो कुछ लोग शायद अपने घरों में बंद होकर इस लॉकडाउन को एक अप्रत्याशित, अनप्रेसिडेंटेड लेजर टाइम के रूप में यूज कर रहे हैं और अपने कल्चरल और जो सोशल कैपिटल है उसमें इजाफा कर रहे हैं। अब यदि हम देखते हैं तो हम यदि महामारी के इतिहास को देखें तो इस इतिहास में मतलब अमूमन 3 लोगों की परीक्षा होती है। एक है सरकार, दूसरा शिक्षक और तीसरी मानवता। और आप देखें अभी भी आप देखेंगे तो 4, इसमें एक कैटेगरी चिकित्सकों का जुड़ जाता है, और क्योंकि जनरली प्रशासक के खेमे में होते थे, लेकिन अब शायद चिकित्सकों की जो मेडिकल फैटर्निटी है उसकी एजेंसी ने एक रोल प्ले किया है, इसलिए शायद मैंने सोचा इसको चौथी कैटेगरी में डालना जरूरी है। तो अभी आपको सरकार में एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गया, चिकित्सक, शिक्षक, टीचर और मानवता, इन सबको आप देखेंगे तो इन सबके सामने कुछ मतलब ऐसी चुनौतियां हैं। कुछ चुनौतियों को पे कुछ आउट ऑफ बॉक्स जाकर के कुछ क्रिएट करने की जरूरत है।
ये नहीं कि जो व्यवस्था ने बातें कर दी, क्योंकि व्यवस्था तो सामान्य दिनों के लिए है। जब आपातकाल परिस्थिति में व्यवस्था बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे फेल है। जो भी काम चल रहा है, मेरी एक बहुत ग्रेट लर्निंग है, और जब कल संजय एक लोकल के बारे में भी सवाल भी पूछ रहे थे, कि जो कुछ है संभावना लोकल में है, जो परिवर्तन होगा, जो संभावनाएं सृजित होगी लोकल में होगी। और इस कोरोना ने तो बिल्कुल ये चीज सिखाई है, क्योंकि बाहर की रिसोर्सेज हम तो अपने गांव तक नहीं पहुंच पाए, दूसरे मोहल्ले तक नहीं जा पाए। जो भी पड़ोस हैं, जो हम हैं, जो सभी लोगों ने जिसके पास जो रिसोर्सेज थी, जो ऊर्जा थी, जो एनर्जी थी, जो लीडरशिप थी, उसको इन्वेस्ट करके और संभावनाएं पैदा हो रही है। तो ये सत्य है। और जो लोकल के बियॉन्ड है, चाहे वो नेशनल हो या ग्लोबल है, वो आभासी है, ये रियल है और ये आभासी है। तो इस तरह की एक ड्यूलिटी पैदा हुई है। और हम देखते हैं कि ये जो क्राइसिस है, ये एक बहुफलकीय है। इस क्राइसिस के बहुफलकीय मतलब, और यदि सबको जितने भी सफरिंग है, जो संकट है, उसको यदि हम बांटे कैटेगरी में, तो मैं इसको, क्योंकि एक युद्ध का मामला है, ये युद्ध ही है, अटैक है एक वायरस का, एक बायोलॉजिकल एंटिटी का अटैक है ह्यूमन पे, तो एक युद्ध ही है। और इसमें हम सब लोगों की जिसकी जो भी भूमिका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से है, एक योद्धा की भूमिका है। और योद्धा की भूमिका में हम देखते हैं कि 3 मोर्चा जो है, और खास करके 3 मोर्चे पे हमें काम करने की जरूरत है, और कर भी रहे लोग। एक तो भूख और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का संकट है। एक है आपको, और ये भूख और बुनियादी जरूरत सब किसी से छुपा नहीं है। हम दिल्ली में ही देख रहे हैं, दिल्ली में यहीं पे इसी स्कूल में 7-8 हजार लोगों का खाना प्रतिदिन चलता है। कितने 8 से 9 हजार लोगों को राशन, बहुत सारी व्यवस्थाएं हो रही है, सभी स्टेट कर रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व है, और इस तरह से चल रहा है। बेसिक जरूरत आप देख रहे हैं किस तरह से प्रवासी मजदूरों की स्थिति, बाकी की मजदूरों की स्थिति, कुछ लोग जो न्यू मिडिल क्लास था, जिसकी प्राइवेट नौकरियां छूटी, वो कैसे वो फिर पुअर श्रेणी में, मतलब डिप्राइवेशन की कैटेगरी में जा रहा है, और उसका मतलब, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक भूख और बुनियादी जरूरतों का, केवल खाने का मामला नहीं है, बहुत सारी दवाई का मामला है। अभी देखिए, खाना तो हर जगह मिल रहा है, सरकारें दे रही है, लेकिन बच्चों के लिए क्या है, 2 मील मिल रहा है, लेकिन चिल्ड्रन ही रिक्वायर मोर देन 2 मील्स। उनके लिए क्या 2-3 महीना या साल भर बच्चों की पोषक तत्व की आपूर्ति हो पाएगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और बच्चों की ग्रोथ के लिए हमारे देश के नागरिक हैं, ये मानवता के मतलब वर्तमान है, इनका पोषण कैसे होगा? दूसरा जो मुद्दा है, वो आपको मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का है, मेंटल हेल्थ का है। और सभी, चाहे वो समाज का जो डिप्राइव तबका हो, कमजोर और गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो अपर क्लास हो, सबकी जो कंडीशनिंग थी वो हुई है। एक के पास भूख का भय है, एक के पास बुनियादी जरूरतों का पूरा ना होने की चिंता है, उसका दर्द है, और मिडिल क्लास के आपने पास कंफर्ट और जो एक कंडीशनिंग थी उसको रिप्रोड्यूस न करने की छटपटाहट है, दुश्चिंता है, आक्रोश है। और जो ऊपर क्लास है, उनको अपनी विलासिता और अपनी सुविधा भोगी जीवन जीने की, न जीने की जो चिंता और उसके लिए आक्रोश है। तो ये सभी ना कहीं से है। और इस तरह से आप देखेंगे कि मतलब ये भी एक मामला है। लेकिन ये यदि आप देखेंगे मेडिकल जो मेंटल हेल्थ का मामला है, वो बिल्कुल टेक्निकल नहीं है, वो चिकित्सीय नहीं है। ये एक इनफॉर्मल पेडागोगी के द्वारा या इंस्टीट्यूशनल पेडागोगी के द्वारा या टीचर के एजेंटिक पेडागोगी के द्वारा या खुद बच्चों को घर में एक मेंटल हेल्थ वर्कर के रूप में तैयार होकर, टीचर मेंटल हेल्थ तैयार होकर के कम्युनिटी में मानसिक स्वास्थ्य का पोषण कर सकते हैं। ये थोड़ा मामला अभी इम्प्लिसिट है, धीरे धीरे समय बीतने जाइए, ये बिल्कुल आएगा, अभी छद में है, ये प्रकट होगा और पूरी तरह से जकड़ेगा। इससे हम भी प्रभावित होंगे और हो भी रहे हैं, शायद हमें पता ना हो। लेकिन तीसरा जो सबसे मामला जो जो गंभीर है, और वो है, और मैं सबसे पहले बता दूं कि इन दोनों मोर्चों पे जब भी हम बात करते हैं कि हम जनरली शिक्षक की भूमिका की जब बात करते हैं, तो शिक्षक की भूमिका की हम बात करते हैं कि शिक्षक जो है सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्ट करेगा करिकुलम, पढ़ाएगा बच्चों को नहीं। जो भी कल से मैं आज तक शिक्षक के मॉडल सुन के जो मॉडल डेवलप कर रहा हूँ, उसमें मुझे शिक्षक एक कल्चरल वर्कर, एक सोशल वर्कर की तरह दिख रहा है। वो गुरुकुल की बात आ जाती है, मेरे गांव के स्कूल की बात आती है। आधुनिक युग में वो होता था कि कैसे स्कूल अपने पास भी सरकार के बावजूद भी चौकचंदा से और बाकी चीज़ों से शनिचरा के माध्यम से अपने संसाधन जो है इकट्ठा करता था, और यहाँ भी जरूरत पड़ती थी। और तो इस तरह से ये जो मामला है कि ये कैसे बच्चों की पूरी जरूरतों का, चाहे उसकी भूख की जरूरत हो, चाहे उसके मानसिक स्वास्थ्य की जरूरत हो। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब उसका कॉन्फिडेंट होना, बच्चे का अपने आप में भरोसा होना, बच्चे को ऑप्टिमिस्टिक होना, बच्चे को बिल्कुल पॉजिटिव सोचना, बच्चे को बिल्कुल एक एक ओपन फील करना। इस तरह की
चीजें शिक्षक को, तभी बच्चा शायद रेडी होगा, तभी पढ़ पाएगा। भूखे भजन न होई गोपाला, ये बात बिल्कुल कही गई है। और गुरुकुल में आप देखते थे तो इस तरह से जो है एक शिक्षक की जो भूमिका है, जो पहले क्या था जनरली जो जो एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल था, जो आर्थिक तर्कों से ज्यादा, इंस्ट्रूमेंटल लॉजिक से ज्यादा पोषित होता था, उसके अनुसार सिर्फ शिक्षा को हमने सिर्फ एक रिड्यूस कर दिया था एक कॉग्निटिव मतलब स्किल की तरह कि भाई वो करो। बाकी जो एक ह्यूमन बीइंग को और बिकमिंग को, उसके वजूद को, उसके सारी फैकल्टी को पोषण करने का जो इंट्रिंसिक पर्पस था एजुकेशन का, जिसमें कल से मैं सुन रहा हूँ, चाहे भारतीय वांग्मय हो या वेस्टर्न डिस्कोर्स हो या चाहे हमारी परंपराएं हो, वो सबने इस बात को कहा है और इस इंट्रिंसिक का भी खतरा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि शिक्षक का एक बहुत बड़ा रोल है। और यहाँ ये समय है, क्योंकि परीक्षा शिक्षक की भी होती है। शिक्षा यदि इस समय का सदुपयोग करके हम यदि पीढ़ी को की एजुकेशनल नीड्स को पोषित नहीं करते हैं, उसको लर्निंग टू लर्न कि मैंने कैसे सीखा जाए इसकी ट्रेनिंग नहीं देते, उसको हम सही तरीका से उसको हम एक इंक्वायरर के रूप में, अन्वेषक के रूप में, एक इंडिपेंडेंट थिंकर के रूप में, एक क्रिटिकल कंसिस्टेंस के द्वारा इंगेज होने वाला, कंपैशनेट, क्रिएटिव, इन सारी चीज़ों को यदि हम पोषित नहीं करते हैं तो शायद हम मतलब ये करेंगे। तो तीसरा बड़ा संकट जो है वो आपको एजुकेशन से रिलेटेड संकट है। लेकिन ये दोनों संकट, भूख और मैं जानता हूँ बहुत सारे स्कूल, जैसे कपिला ने कहा है कि ये जो थियराइजेशन है ये मतलब ये ग्राउंडेड थियरी पे है, एक मतलब कंजेक्चर जो बना है वो शायद खुद काम करने से जमीन पे 63-64 दिनों से मैं हूँ, लोगों को देख रहा हूँ, लगा कम्युनिटी के लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो बेघर हैं, उनसे बात करते हुए और बाकी लोगों से, दोस्तों से बात करते हुए, जो शिक्षक, स्कूल के शिक्षक हैं, यूनिवर्सिटी के शिक्षक हैं, उनसे बात करते हुए, उनके आधार पे, कुछ डेटा के आधार पे एनालिसिस हुआ है कि शिक्षक की अपनी जो एक बॉक्स की भूमिका थी, जो एक धर्रा था, एक बिल्कुल कन्वेंशनल घिसा पीटा एक रोल था, उस भूमिकाओं से उठ के और बाहर निकल के और शायद जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। और इस तरह से शायद वो मतलब इस तरह की अभिकरण की एक भूमिका बनती है। और हमने काम करते हुए भी देखा है, एक तो लोकल का मामला कि बहुत सारी एजेंसियां काम करती है, मानवता की बहुत सारी एजेंसियां आधुनिक युग में सेवा करती है, सरकार भी है, प्रशासक भी है, कम्युनिटी लीडरशिप भी है, विधायिका भी है, बहुत सारे लोग काम करते हैं। लेकिन यदि आप देखेंगे उनमें एक कोऑर्डिनेशन नहीं होता, ओवरलैपिंग हो जाती है, उनके प्रयासों की ओवरलैपिंग होती है, बहुत ज्यादा व्यय होता है। लेकिन सबसे एक चीज मतलब उभर के आई है कि स्कूल और टीचर एक स्पेस और एजेंसी हैं जहाँ की ये सारी जो वेलफेयर की एजेंसियां हैं या जो लोग हैं, चाहे फिलैंथ्रोपिक एंटिटी हो, उन सबको एक अलाइनमेंट की जा सकती है, सब में एक कोलैबोरेशन स्थापित किया जा सकता है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि एक एजेंसी के रूप में, एजेंसी का मतलब जिसके पास अपने एक विजन हो, अपना एक इंटेंशन हो और चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने का एक जज्बा हो, उससे अभिप्रेरित जो भी व्यक्ति काम करता है, एक शिक्षक, एक बच्चा, उसको मैं एजेंसी के रूप में ले रहा हूँ, मैं पैसिव रिसिपिएंट के रूप में ले रहा हूँ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अब हम आते हैं थोड़ा सा इसमें हम बात करते हैं कि इन तीनों फलकों पे, जो तीनों फ्रंटियर पे जो टीचर काम कर रहा है, इसको मैं पेडागोगिक फ्रंटियर कर रहा हूँ। पेडागोगिक चूंकि इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा इसका शिक्षाई रूप दिया जा सके, इस पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या जिस पे बात हो रही है, और मुझे उम्मीद थी कि शायद परिचर्चा इस पे होगी, लेकिन हम शायद अनलर्निंग की बात होती है, अभी भी बात हुई, हर सेशन में लगभग अनलर्निंग, लर्निंग और रीलर्निंग की बात हुई। लेकिन हम क्या करते हैं जब हम अपनी आदतों को नहीं छोड़ पाते, हम डीहैबिचुअलाइज नहीं कर पाते, तो काहे को अनलर्निंग हो रही है। अनलर्निंग कुछ तथ्यों को अपने पॉकेट से निकाल के दूसरे जगह डस्टबिन में डाल देना, अपना कुछ फाइल को डिलीट करके डस्टबिन में डाल देना, अनलर्निंग नहीं है। अनलर्निंग है अपने बिलीफ को, अपने एजम्पशन को, जो टेकन फॉर ग्रांटेड एजम्पशन है, जो बिलीफ है, जो वैल्यूज है, जो एलिमेंट वैल्यूज है, उसको एग्जामिन करना, उसको छोड़ना, उसको त्यागना, उसको डिकंस्ट्रक्ट करना, अपनी हैबिट को डिकंस्ट्रक्ट करना। हम क्या है, जब भी शिक्षा की बात करने का मौका मिलता है, रटी रटाई थीम पे बात करते हैं। ये मैंने जाहिर सी बात है कि जो वर्चुअल स्पेस है, टेक्नोलॉजी लीड एजुकेशन व्यवस्था है, ये आज विमर्श का मतलब मुद्दा नहीं, हमेशा इस पे बात होती रही है कि कैसे आभासी दुनिया होगी, कैसा टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा, उसका क्या संबंध होगा। सवाल ये है कि कोरोना के कंटेक्स्ट में क्या स्थिति है,
कोरोना में जो एंटोलॉजिकल क्राइसिस है, जो अस्तित्व का संकट है, उसको हम क्या महसूस कर पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें इसके आधार पे हमें शायद उसको देखने की जरूरत है। मैं बताता हूँ, जैसे बहुत सतही और हल्के ढंग से लिया जा रहा है इसको। और इस लॉकडाउन पीरियड में आप देखें तो विद्यालय बंद है और नियमित पठन पाठन बाधित है। और प्राकृतिक और मानवीय दुर्घटनाओं के समय ऐसा होता है, कभी विद्यालय बंद हो जाते हैं। हालांकि विद्यालय गर्मी की छुट्टियों में बंद होते हैं, ऐसी बात नहीं है। विद्यालय में पठन पाठन, इलेक्शन में टीचर्स की ड्यूटी होती है तो भी ठप होता है, जनगणना के समय भी ठप होता है। परंतु इस निपट और लेकिन जनरली क्या होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा, चूंकि लोगों पे सवाल उठता है, मतलब लोग शायद खाली भी बैठे हैं इसलिए चाहते हैं कि हम विद्यालय खुलवा के उसको मतलब पढ़ाई लिखाई शुरू कराएंगे तो शायद हमारी अंदर का अपराध बहुत कम होगा और शायद हमें भी कुछ रहेगा कि हम मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। वजह से हम दौरबे में व्हील में घुस जगह पे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और मैं देख पा रहा हूँ तो इस तरह से बंद होती है। लेकिन आप देखिए कि वो क्या होता क्या है कि इन सारी संकटों से निपटने के लिए जितना भी, चाहे मानव निर्मित या प्रकृति के द्वारा जो घटनाएं होती है, संकट हुए हैं और स्कूल का लॉकडाउन हुआ है, स्कूल बंद हुए हैं, तो हमेशा जिस मॉडल का उपयोग किया जाता है वो एक क्षतिपूर्ति मॉडल का उपयोग किया जाता है, एक कंपनसेटरी मॉडल का उपयोग किया जाता है। और कंपनसेटरी मॉडल के में क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि एक ऐसा कोई विकल्प ढूंढे जिससे कि हमारा सिलेबस और परीक्षा की तैयारी का जो कार्यक्रम है चलता है। और सूचना क्रांति के युग में जो स्पेस और टाइम को ट्रांसेंड करने की ताकत हमारे पास आई है, तो हमने एक आभासी मंच बना लिया। आभासी मंच और तकनीकी से और ई क्लास, ई पाठशाला, ई स्कूल का विकल्प हमारे सामने आ रहा है। लेकिन यदि इस आभासी जो स्पेस है, जो वर्चुअल स्पेस है, इसको हम क्षतिपूर्ति कंपनसेटरी मॉडल के द्वारा ही पोषित कर रहे हैं, जिसमें पाठ्यक्रम विषय वस्तु को पूरा करना, परीक्षा के लिए विद्यार्थी को तैयार करना मात्र एजेंडा है। कोरोना संकट के कारण पाठशालाएं और एक गंभीर चिंता का विषय है। विद्यार्थी के जीवन से पाठशालाओं का, उसके जीवन में जो सिग्निफिकेंट अडल्ट, शिक्षक जैसे सिग्निफिकेंट अडल्ट हैं, उनका उपस्थित हो जाना एक वाकई एक दुर्घटना है, जो कि उनकी जो नैसर्गिक विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करती है और कहीं ना कहीं से सामाजिकरण की प्रक्रिया और सकारात्मक मनोवैज्ञानिक जो इंग्रेडिएंट हैं उनकी नर्चर को भी अवरुद्ध करती है। लेकिन ये जो मैकेनाइक जो डिजाइन है, मैकेनिकल डिजाइन है, और जो नैरो पर्सपेक्टिव है, जो दोनों प्रारूप, चाहे वास्तविक और आभासी मॉडल का, वो बच्चों के वास्तविक संदर्भों और सरोकारों का वो संबोधित नहीं कर रहा है। बच्चों का रियल कंसर्न क्या है, क्या फील करते हैं बच्चे, क्या सोच रहे हैं, उनको एड्रेस नहीं करता, बल्कि उनको क्या करता है, उनको पलायनवाद सिखा रहा है कि रुको मत, ये मानव के जो संकट है, जो सड़कों पे लोग हैं जो पलायन कर रहे हैं, जो सफर कर रहे हैं, तुम्हारे जैसे कितने भी बच्चे जो हैं वो स्कूल क्या, वो रोज ही अपने जीवन जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उस पर चिंता न करके वो क्या करते हैं, वो बच्चे जो हैं उनको काट करके एक एस्केप करके कंफर्ट सर एक बार आप अपना नेट चेक कनेक्शन देखिए। शिक्षक की भूमिका में क्यों लाते हो, ये भी एक अभाव है। तो दूसरी चीज क्या है कि पेरेंट्स को भी इस तरह से बना दिया गया, इस तरह से माहौल बनाया गया है, और ये इनविजिबल लोग हैं जो माहौल बना रहे हैं, माहौल बनाया गया कि पेरेंट्स भी इसमें आ गया और बच्चों को बिल्कुल उसके जड़ से, उसके सरोकारों से काट करके, और एक तरह से पेडागोगिकल वायलेंस है, इसको ध्यान में रखना होगा। और मानिए इस मानवीय संकट में वयस्कों के भांति बच्चों और किशोरों का भी एक महत्वपूर्ण सरोकार है, उनको भी सोचना होगा उनकी क्या जिम्मेवारी बनती है, कैसे इसमें करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है ना कि इस ऐसा करके शायद हम बच्चों की एपिस्टेमिक जो राइट है, जो फ्रीडम है, मैं फ्रीडम की बात करूंगा, कल एक टर्म आया था, राइट को रिप्लेस करके हम फ्रीडम की बात करें, और वो बहुत बड़ी, तो हम बात करें। और जो उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, उसमें सबसे बड़ी बात है आपको करिकुलर इंक्वायरी न करके बच्चे सोशल इंक्वायरी करें, सोशल इंक्वायरी को हम पोषित करें। यहाँ पे सोशल पेडागोगी का रोल है, यहाँ पे फैमिली पेडागोगी का रोल है, यहाँ कम्युनिटी की पेडागोगी का रोल है। तो बच्चे को सोशल इंक्वायरी को पोषित करें। और जो डायलॉग, कल सलूजा सर ने भी इस बात को कहा था कि डायलॉग की जो माहौल अवसर देंगे तभी शायद बच्चे अपने एपिस्टेमिक एजेंसी और एपिस्टेमिक फ्रीडम और को
इंजॉय कर पाएंगे और शायद उनका बहाल होगा। कोरोना जैसे संकट में यदि बच्चों की सक्रियता के संदर्भ में साथ सीखने की बात करें तो एक अवसर है अस्तित्व मूलक सुरक्षा से निपटने में बच्चों की जिम्मेदारी है। एक सबसे बड़ी बात है कि यदि हम देखें नैसर्गिक पाठशाला के रूप यानी नेचुरल जो अभी जो लाइफ है, जो जीवन, इसलिए बच्चों को जो है जीवन और उसके संकट से सीखने का मौका दिएगा। बच्चों को जीवन और उसके संकट से सीखने का मौका दिएगा। हाँ, किताब के पाठ का भी हम संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन वो तब जबकि आज के जीवन और संकट से वो मैच करता है, उसको पोषित करता है, उससे बहस और विचार करने के लिए हमें फैसिलिटेट करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुफलकीय जो और बहुस्तरीय संकट है वो ऐसे नहीं हो सकता है। ये इसको इंटरडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी और अडिसिप्लिनरी, ये इस मॉडल में करना हुआ। इसलिए जो हमारे पास पाठ्य योजनाएं होती थी वही योजनाएं यूज हो रही है, वही लेसन प्लानिंग का प्रयोग हम यहाँ भी कर रहे हैं। कंपनसेटरी मॉडल का वो जुमला है। तो उस तरह से यहाँ पे एक नई तरीका से हमें पेडागोगी डिजाइन और प्लानिंग करने की जरूरत है, जिसके संदर्भ और संदर्भ को ग्रहण करके ही क्षतिपूर्ति के आधार पर संगत और इमेंसिपेटरी एजुकेशन को पोषित किया जा सकता है। देखिए, जो यह जो होगा, यह जो परिवेश होगा, सबसे बड़ी बात यह है कि हम यदि देखें तो बच्चों के जीवन में जो एक वैक्यूम हुआ है, जो रियल सोशल गायब हुआ है, जो यथार्थ समाज, जो वर्चुअल समाज है बच्चों के पास, उसमें सबसे बड़ी जो क्षति हुई है वो है, और जो सबसे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है वो हम अपने अनुभवों से जानते हैं, वो है बच्चों का पीयर ग्रुप। बच्चे के जीवन में एडल्ट हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके और भी लोग हैं, लेकिन बच्चों के जीवन में उसका पीयर ग्रुप नहीं है। और उस पीयर ग्रुप को बहाल करना, तो हम इस स्पेस का प्रयोग करके बच्चों की पीयर ग्रुप की वो कर सकते हैं। शायद हम उसके डेवलपमेंट और उनमें बच्चों में हम सबसे बड़ी बात है कि एक खुले संतुलित हम एक दृष्टिकोण का विकास होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखें, आप मीडिया को देखें तो क्या है, बहुत सारे मिथ और मिसकंसेप्शन को पोषित किया जा रहा है। लेकिन अभी क्या जरूरत है, अभी जरूरत है बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवीय दृष्टिकोण, और तभी होगा जब बच्चों को एक आज़ादी मिलेगी, एक स्पेस मिलेगा जो स्वतः स्फूर्त होगा, जो स्पॉन्टेनियस होगा, जो बिल्कुल खुला होगा, जो बिल्कुल अनौपचारिक होगा, जो बिल्कुल नेचुरल होगा। और तब जाके हम उनमें एक संतुलित दृष्टिकोण का विकास कर सकते हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवीय दृष्टिकोण दोनों के समन्वय से, केवल विज्ञान नहीं, मानवीय दृष्टिकोण के दोनों के समन्वय से होगा। और ओपन थिंकिंग तंत्र हम बच्चों में देखें और उनमें एक इंक्वायरर बनाएं। उनके जो सोशल इंक्वायरी है, मैं सोशल इंक्वायरी यदि एक बहुत बड़ा फ्रेम है, उसके अंदर एक करिकुलर इंक्वायरी होगी, सोशल इंक्वायरी। उसके बाद क्रिटिकल कंससनेस, कल से बात हो रही है लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लर्न, लर्निंग टू बी जो है क्रिटिकल जो कंससनेस है, समीक्षाई चेतना, इसकी सभी बात करते थे। ये तभी हो पाएगा जब हम क्रिटिकल कंससनेस को करेंगे, यानी केवल हम सामने की स्थिति के गुण दोष के आधार पर व्याख्या नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, हम लगातार अपने आप को भी एग्जामिन करेंगे, अपने बिलीफ को, अपनी मान्यताओं को, अपनी वैल्यूज को, अपनी एक्शन प्लान को, इसको लगातार इसको एनालाइज करेंगे, इसको समृद्ध बनाएंगे और हम इस पे ये काम करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसको, लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि कहीं से ये बिल्कुल बनावटी है। आप जैसे देखिए, कल से मैं डिस्कशन हो रहा था, अभी भी राजपूत सर और राजपूत सर के पहले भी जो हमारे वक्ता थे, वो सब लोगों ने एक बात कही और सबने कहा कि जो शिक्षक की मीनिंग है, जो शिक्षा की मीनिंग है, वो बहुत बड़ी व्यापक है। जो जीवन के जो क्या कहते हैं, ज्ञान मीमांसीय और जो गूढ़ शिक्षण शास्त्रीय उद्देश्य हैं, उनसे संबंधित है। लेकिन हम क्या करते हैं, इस आधुनिकता में, इस जो भौतिकवादी आधुनिकतावादी मॉडल है, उसके संगत में शिक्षा जो है वो अपने जो इंट्रिंसिक पर्पसेस है उससे डेविएट हो चुकी है, उससे डिवाइड हो चुकी है, और केवल इंस्ट्रूमेंटल पर्पसेस पे हम ध्यान देते हैं, इंस्ट्रूमेंटल लिटरेसी पे हम ध्यान देते हैं। और यदि बात करें तो ये ऐसी बात नहीं कि कोई नया है। तो मुझे लगता है कि जब हम कोरोना काल में जी रहे हैं तो हमें कुछ अपनी थिंकिंग को ऐसे इस लेवल पे चैनलाइज करना होगा कि शायद हम पोस्ट कोरोना पैराडाइम में भी कंट्रीब्यूट कर सकें। और यदि हमारे पास जो भी थाती है, जो हमारे पास अभी विजडम है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जैसे मैं बताऊं कि मॉडल आपके पास गांधी के पास भी है, टैगोर के पास भी है, जिद्दू के पास भी है, आप अरविंद भी बोलते हैं, अम्बेडकर, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2000 और 2000 का जो करिकुलम फ्रेमवर्क है, और डीवी फ्रेरे, जीरो, मैक्लारेन,
पीवासूर, मतलब बहुत सारे लोग हैं जहाँ से कि हम, और बहुत सारे जो नीतिगत विमर्श हैं और डिस्कोर्स हैं जहाँ ये बात करते हैं रिलेवेंट और इमेंसिपेटरी पेडागोगी की, जो बच्चों का कंसर्न है। रिलेवेंट का मतलब जो बच्चों का कंसर्न है, और इमेंसिपेटरी का मतलब इमेंसिपेटरी पेडागोगी इस बिलीव पे बेस्ड है कि बच्चा और शिक्षक दोनों क्रिएटिव होता है, और कोई भी बंधन मत करो, उन पर बंधन मत डालो, उनको एक ऐसा स्पेस है, ऐसी अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराओ कि वो क्रिएट कर सके। और ये समय है, ये शायद हम अभी अपने आप को ये प्रैक्टिसाइज कर सकते हैं। हो सकता है लॉकडाउन खत्म हो तो शायद हम आ जाए, लेकिन जितना भी हो अभी जरूरत भी है। और ये रिलेवेंट जो इमेंसिपेटरी पेडागोगी इनवाइट करता है स्टूडेंट्स और टीचर दोनों को, इनवाइट करता है किसके लिए? इंक्वायरी के लिए, सोशल इंक्वायरी के लिए, और उसमें उसके द्वारा इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लिए, प्रॉब्लम पोजिंग के लिए कि समस्या क्या है, समस्या का क्या है और उसका समाधान क्या है। और इस तरह से हम बात मतलब कर सकते हैं। और इसमें जो मेरे को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो लगती है कि ये जो है कंटेंट पे आधारित नहीं होगी। हमें बहुत कंटेंट की जो मीनिंग है उसको भी शायद हम भूल चुके हैं। कंटेंट जो होता है एक सेट होता है, एक समुच्चय होता है, वो किसका? विचार का, अवधारणा का, यानी आइडिया, कंसेप्ट, थॉट, सिस्टम ऑफ थॉट, सिस्टम ऑफ प्रूफ, सिस्टम ऑफ नोइंग द ट्रूथ, फैक्ट, ये सब मिलकर के कंटेंट का निर्माण करते हैं। लेकिन जो हमारी परीक्षा प्रणाली है उसमें भी हम कंसेप्ट को भी क्या समझते हैं? फैक्ट के रूप में याद करते हैं, शब्द के रूप में पकड़ते हैं। और यही समझने की जरूरत है कि हमें कंटेंट नहीं, हमें पर्पस पे ध्यान देने की जरूरत है। और पर्पस इमेंसिपेटरी एजुकेशन का क्या है कि हम इंक्वायरी ऐसा करें कि ऐसा एक स्पेस बनाएं, ऐसा एक स्पेस और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, चाहे वो आभासी ही हो, उसमें जहाँ की बच्चों को, और वो तभी होगा जब उसके पीयर उसके साथ हों। सिग्निफिकेंट, ध्यान रखिए, मैं सिग्निफिकेंट एडल्ट की भूमिका से इनकार नहीं करता, क्योंकि परिवार में पेरेंट्स के बाद शिक्षक बच्चों की ज़िंदगी में सिग्निफिकेंट एडल्ट होते हैं, और उसकी कमी बच्चों को उससे भी नुकसान हो सकता है, उनकी उपस्थिति हो। लेकिन पीयर की और सिग्निफिकेंट एडल्ट की उपस्थिति के साथ एक ऐसा स्पेस और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए जो बच्चों में सोशल इंक्वायरी को प्रमोट करे, बच्चों में इंडिपेंडेंट थिंकिंग को प्रमोट करे, बच्चों में क्रिटिकल कॉन्शियसनेस को बच्चों की पोषित करे, उनमें क्रिएटिविटी और कंपैशन और क्रिएटिविटी को पोषित करें। और तब शायद हम एक ऐसी एजेंसी को पोषित कर पाएंगे जो यहीं से शायद बच्चे रेजोल्यूट भी करेंगे कि हमें ऐसे डॉक्टर बनना है, ऐसा काम करना है जो शायद वायरस के इस जो मानव हमेशा से लड़ाई लड़ते रहा है, हम उससे 10-20 कदम आगे बढ़ करके ऐसा कुछ मॉडल तैयार करें जहाँ की हम 2-3 महीने के अंदर या कुछ दिनों के अंदर हम इसकी दवाई ढूंढ लें। और शायद हम वो ऐसे एक ऐसे व्यक्ति बने, मतलब प्रशासक बने, एक ऐसे एजुकेशन मंत्री बने, एक ऐसे प्रधानमंत्री बने, एक ऐसे ऐसे नॉलेज कंस्ट्रक्टर बने। ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें इस तरह से शायद बच्चे रेजोल्यूट कर पाएँ। और देश को वाकई पता है, देश को वाकई लीडर की ज़रूरत है। मैं अपनी स्कूल में छात्रों से भी कहता हूँ कि दोस्तों, मैं मैथमेटिक्स का भी व्यक्ति हूँ, उससे भी थोड़ा सा स्टूडेंट हूँ, मैं भी उससे सरोकार, लेकिन मैंने कभी भी भारत से मैथमेटिशियंस को पैदा होते हुए नहीं देखा। मैथमेटिक्स के कमेंटेटर को मैंने होते हुए देखा, लेकिन और कैसे ये क्लासेस कब मैथमेटिशियंस पैदा करेगी, कब हम दूसरे द्वारा पैदा हुए ज्ञान से, और हम क्या है, हमारे पास जो भी ज्ञान है उसकी भी कैपेबिलिटी नहीं है हमारे पास, क्योंकि सोच बहुत आगे निकल गई है। तो इसको भी देखना होगा कि एक बहुत बड़ा गैप है। जिस समय आर्यभट्ट, भास्कर ने सबने सोचा था उस समय का समय और अब के समय में बहुत परिवर्तन आया है, और शायद वो अवधारणाएं और दूसरी चीज़ है कि आप देखना होगा भारतीय जो ज्ञान मीमांसीय जो एपिस्टोलॉजिकल स्वरूप है वो सिंथेटिक है, और जो वेस्टर्न आप देखें तो एनालिटिक है। दोनों ये दो मॉडल है, ये दो ज्ञान की प्राप्ति के दो मॉडल है, इसको समझने की जरूरत है। और मैं बार बार कहता हूँ, मेरी की चिंता है और मैं सभी विद्वत जनों से बात इनके सामने प्रस्ताव रखता हूँ कि इसको कैसे हम इसके बीच एक रिकॉन्साइलेशन कर रहे हैं, एक कैसे इनमें हम एक डायलेक्टिक मैंने एस्टैब्लिश करके, और हम एक अलाइनमेंट करके, और पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए, विश्व स्तर के मानवता के लिए हम एक संभावनाओं को तलाश कर सकें। दूसरी चीज सबसे सर, बड़ी मैं बात, यहाँ पर थोड़ा सा करना चाहूंगी सर। मुझे लगता है कि आपके डिस्कोर्स से आपके क्वेश्चन आंसर करके मुझे लगता है आपसे इंटरफेस करके, डायलॉग करके आपसे लोग ज्यादा जानकारी ले पाएंगे।
तो कंटिन्यूअस क्वेश्चंस आए जा रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि जितना आप बोल रहे हैं उतने क्वेश्चंस आए जा रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस का शायद आंसर करके हमें बेहतर पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपके स्कूल का मॉडल क्या है, और हम और बेहतर डीपली आपको जान पाएंगे। सो माफी गुड। चाहती हूँ इस इंटरवेंशन नहीं के टाइम नहीं भी नो थोड़ा नो कम है। नो नो नो, ये आप समझते हैं, द एसर्शन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द लिसनर। कल जो सलूजा जी बात कह रहे थे, ये तो अच्छा है, ये तो मैं मतलब लिबरेट हुआ इससे, मतलब जो शायद अपराध मैं करता नहीं सर, उसको अभी बचा लिया, प्लीज प्लीज आप कंटिन्यू है करिए ना। सर। द एसर्शन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द नोवर एंड लर्नर। जी हाँ जी सर आप कंटिन्यू सर, करिए पर कुछ सवालों के साथ। यस सर, आप कंक्लूड कर लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि आपके सवालों के साथ हम और बेहतर समझ पाएंगे आपको। कंक्लूड करके फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। मैं थोड़ा सा हाँ कंक्लूड करता हूँ। देखिए दोस्त, मैं ये बात करता हूँ कि यदि मैं एज ए शिक्षक, एज ए प्रैक्टिशनर, एज ए स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन, जब मैं पोस्ट कोरोना पैराडाइम को मैं देखता हूँ, तो ये देखता हूँ और कि जो भी शिक्षा की संभावनाएं हैं वो शिक्षक के पास से निकलेगी, वो शिक्षा संस्थानों में से निकलेगी। और पता है क्या है दिक्कत, क्या हुई कि जो हमारी नैसर्गिक अधिकार थे, हमारी जो भूमिकाएं थी, उससे हमको हटा दिया गया। शिक्षक हमेशा नॉलेज का क्रिएटर होगा, लेकिन पता है क्या, क्योंकि कई बार हम नॉलेज को उस लेवल पे ले जाते हैं जो कि शायद जो प्रैक्टिकल लेवल पे लोग होते हैं उनको दिक्कत होती है। तो इसलिए ब्रोकर, बहुत सारे नॉलेज ब्रोकर पैदा हो जाते हैं, और ब्रोकर पैदा होकर के पता है क्या हुआ, आज स्थिति ये हो गई है। आज मैं आपको बताता हूँ कि आज सबसे बड़ा देश में जो वैक्यूम है कि आपको सत्ता, जो मतलब एक टेम्पोरल अथॉरिटी और एक पॉलिटिकल अथॉरिटी। टेम्पोरल अथॉरिटी मैं उसको कहता हूँ जो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है, जो एकेडमिक कम्युनिटी है, जो अन्वेषकों की समुदाय है, जो शोधकर्ताओं का समुदाय, जो विद्यार्थियों का समुदाय है, उसको मैं समय का प्राधिकार मानता हूँ। आज क्या हो गया है, आज हो गया है कि भैया नॉलेज इज पावर। पहले था बेकेनियन प्रोवर्ब, आज क्या है, पावर इज नॉलेज। जो कुर्सी के गोद में बैठा है वो जो कहता है वो वहीं गुजार है। सवाल ये है कि इस फर्क को करना पड़ेगा, इसको हमें डिफरेंशिएट करना होगा। और इन ब्रोकर की बजाय, वह क्या ब्रोकर क्यों है, क्योंकि शायद हम लोग भी, ये हमारी भी एकेडमिक की भी, प्रैक्टिशनर की भी गलती रही है कि हम लोगों ने शायद वो एक्टिवनेस से वो काम नहीं किया, इसलिए उनके बीच एक डायलॉग नहीं हो पाया, और उस डायलॉग से, उस संवाद से जो एक विकल्प निकलता वो नहीं निकला। इसलिए कुछ अवसरवादी विकल्प पैदा हो गए, और वो सरकार के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखिए यूनिवर्सिटी वाले तो ऐसे रिसर्च करते हैं जो कि प्रैक्टिकल नहीं होता है, और ये आपके काम का नहीं है, मैं आपको वर्केबल नॉलेज देता हूँ। तो ये ज्ञान के साथ भी खिलवाड़ है। और एक मैं बताता हूँ कि बहुत बड़ी घपला है, घोटाला है, देश में एक एपिस्टेमिक घोटाला चल रहा है बहुत 10-20 सालों से, उसको भी समझने की जरूरत है। और जो भी संभावनाएं हैं, मैंने तो कोरोना ने एस्टैब्लिश कर दिया कि कोई भी सरकार स्थानीय लोग की भूख और दिक्कतों को बहुत बाद में आई, वो तो पॉलिसी बना देती है, लेकिन सारी संभावनाएं यहाँ से आई। हमने भी जब काम शुरू किया था तो लोग आते थे 6,000-7,000, लेकिन खाना बनते बनते सरकार के पास से आएगा 6-7 लोगों की। मैं गया इस्कॉन में, गया गुरुद्वारे में, हम लोग गए, कम्युनिटी के कारण एक चीजें हुई। और किस तरह से, दूसरी चीज क्या है, मैं खाने के बारे में बताऊं, हमारे यहाँ जब शुरू में 600, 1,000, 700, 1,000 लोग थे, ये संख्या 7,000 बढ़ी। एक बार बात जब हुई विधायिका से, बाकी डीएम वगैरह भी आए, सब बात हुआ कि कैसे हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम समुदाय के इन्वॉल्वमेंट के कारण हम लोग सब खाना लेते थे, उनसे बातचीत करते थे, उनको बताया जाता था कि भैया तुम्हारे हिस्से का, तुमको कोई एहसान नहीं कर रहा है, तुम 8 घंटा काम करते हो, तुम्हें तनख्वाह कम मिलती है, मैं 8 घंटा करता हूँ, मुझे लाखों रुपया तनख्वाह मिलती है, तुम्हें कम मिलती है, और सरकार का पैसा तुम्हारा ही था। और इस तरह से कह के उनको क्या किया गया, उनमें एक स्वामित्व बोध कराया गया कि ये तुम्हारा ही खाना है, सम्मान दिया गया। तो सरकारी, मैं कहता हूँ जो टीचर है वो सरकार को समुदाय में कन्वर्ट करता है। तो ये पावर समझने की जरूरत है, इसको सब लोग कहते हैं। ये चाणक्य को आप देखिए कितना बड़ा रोल थे, वो रोल मॉडल हमारे पास है। ग्रामसी भी ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअलिटी की बात करता था। तो मतलब आप देखेंगे हर जगह जो कोई भी सोचता है इसकी बात करता है। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षक की जो एपिस्टेमिक आज़ादी है, उस आज़ादी को बहाल किया जाए, शिक्षकों को मतलब बिल्कुल एक ऐसा पोजीशन दिया जाए जो कि रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी और एम्पावरमेंट, ये 3 चीजें शिक्षक के साथ न्याय कर सकती है। और जब तक शिक्षक के साथ न्याय नहीं होगा तब तक विद्यालय और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थिति अच्छी नहीं होगी, और फिर सभ्यता और संस्कृति का निर्माण का जो एजेंडा है वो हमेशा डिरेल होता रहेगा।
और हम गफलत में होंगे कि हम बहुत विकसित हो चुके हैं, लेकिन इस तरह की कोई चीजें आएंगी और लाखों मतलब आप केवल दुख, पीड़ा और दर्द होगा। कुछ लोग तो आराम तलब जिंदगी जिएंगे, कुछ लोग भयक्रांत होकर के भूख से और प्रताड़ित होंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। आपकी और व्याख्या एक को चीज, हमने एक कपिला, एक लास्ट चीज, एक बहुत टेक्निकल चीज है और मैं इस जगह जो समाज है उसके सामने रखना चाहता हूँ। थोड़ी सी जो एक्सपीरियंस रियल लर्निंग है और जो किताबें पढ़ी है। देखिए, बच्चों की जो आभासी दुनिया है, जो वर्चुअल स्पेस है, वो बच्चों की नैसर्गिक जो नेचुरल जो स्टेट ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग है उससे मैच नहीं खाता। हमने देखा होगा बच्चों की जो दुनिया होती है, जो उसके बिल्कुल सहज, जिसमें बच्चा सहज स्वतः स्फूर्त ये महसूस करता है, वो है आपका, और जो हमेशा उसको पोषित करते रहे वो है रियल। वो रियल है भाव की, संवेगों की, टच की दुनिया, आंखों से देख के मुस्कुराने की दुनिया, उसके साथ खेलने की दुनिया। ये एक रियल वर्ल्ड है। ये टॉय की दुनिया, जानवरों के साथ पक्षियों को देखने की, पेड़ को देखने की, प्रकृति को निहारने की दुनिया, ये रियल है। और एक दुनिया है काल्पनिक दुनिया। और आप हम सब ने देखा होगा, हमारी दादी हमारे साथ तो कार्टून नहीं हुआ करते थे, तो हम तो बड़े दादी और नानी की कहानियों से हुए हैं। लोगों के चौपाल पे और जो कौड़ा होता था जाड़े के दिन में जो आग की तपिश लेते थे, वहाँ हम लोगों ने सुना है। तो ये जो कल्पनाशीलता थी, जैसे एक राजा हुआ करता था, एक सेठ होता था, तो कहने का मतलब ये दुनिया रहे। तो रियल का उल्टा होता, बाइनरी होता इमेजिनरी। तो ये दोनों जो फलके थी, दो एक्सिस थे, इनके क्रॉस कटिंग में बच्चों की संभावनाएं जो सीखने की और पोषित होने की बनती थी। एक जो तीसरा जो है वो आभासी, न रियल है न काल्पनिक है। ये एक विद्रूपित रूप है रियल का, क्योंकि रियल में हमारी सारी सेंसेज इन्वॉल्व होती है और इसमें सिर्फ दो सेंसेज इन्वॉल्व होती है, एक आपका आंख और कान, ज्यादा समानता इसी पे होती है। तो एक ये क्या करता है, लेकिन ये करता क्या है, ये रियल का भ्रम पैदा करता है। और सेमुकरन ने एक बात कही थी बहुत दिल याद ने, कि सेमुकरन के माध्यम से, मतलब आप लोग देखेंगे एक लिंग्विस्टिक फिलोसोफर, कि भाई एक ऐसी रियलिटी है ये आभासी दुनिया प्रोड्यूस करता है, जो कि मतलब एक ऐसी फोटो कॉपी जिसका कोई यथार्थ होता ही नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं काल्पनिक में भी ऐसा होता है, लेकिन यहाँ प्रिटेंट होता है। काल्पनिकता डिफरेंट है, उसका कोई रेफरेंस ढूंढने का प्रयास भी नहीं करता। उसी एजम्पशन पे होता था कि एक राजा था, एक फलाना था, है ना, मतलब वो हुआ होगा। तो इस तरह से हम जिसको देख सकते हैं कि अब बच्चों की दुनिया में ये तीन स्पेसेस हैं, एक रियल स्पेस, और मतलब आपको वर्चुअल स्पेस और इमेजिनरी स्पेस। मेरा मानना यह है कि रियल स्पेस सेंटर में होना चाहिए, और सेंटर में रियल स्पेस को रख करके हमें देखना होगा कि परिस्थिति के अनुसार किसका क्या मिश्रण होगा, और हम एक नई संभावनाएं, जिसको ब्लेंडेड हम कहते हैं, ब्लेंडेड पेडागोगी, हम कैसे ब्लेंडेड करेंगे इसको बात करेंगे। दूसरी चीज कि हमारे जगमोहन सर के पहले जो हमारे वक्ता थे, उन्होंने कहा था पेडागोगी, बात सही है। शिक्षक को कभी भी किसी भी आप देखें, चाहे प्रशासनिक मॉडल, उसमें भी जिम्मेवारी कुछ गड़बड़ हुआ तो शिक्षक पे डाला जाता है। इंस्टीट्यूशनल मॉडल भी कहता है थोड़ा सा शिक्षक की इज्जत देता है, लेकिन कहता है शिक्षक को अपने आप को बदलने की जरूरत है। उसके बाद आप एपिस्टेमोलॉजिक मॉडल भी देंगे तो वहाँ सीखने और बच्चे और ज्ञान पे ध्यान देता है, शिक्षक भी ट्राइसरी और फोर्थ में जाता है। तो शिक्षक को लिबरेट करने की जरूरत है। जब तक आपको, और शिक्षकों को भी अपने आप को क्रिटिकल कंसाइंस का यूज करके अपने आप को एग्जामिन करने की जरूरत है कि आप किसी के कार्यकर्ता हैं, आप लीडर हैं, आप क्रिएटर हैं, या आप दूसरे के क्रिएट करने किए हुए ज्ञान और अनुभव को के आप क्या है उसको आपके पैसिव मतलब इंटरलाइजर हैं और उसके द्वारा काम करते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि हमारे देश में जो भी गड़बड़ियां हो रही है, जो असमानता, जो विसंगतता, जो एक्सक्लूजन जो प्रोड्यूस हो रहा है, और जैसे ये बात कही है, जैसे आप देखिए, बिल्कुल मैंने कहा कि जो आभासी जो अभी जो करिकुलम और कोर्स पढ़ाने का प्रयास हो रहा है, न तो ज्ञान मीमांसी है, एपिस्टेमिक एंगल से, पेडागोगिक एंगल से उचित है, बल्कि सामाजिक एंगल से भी ये क्या कर रहा है कि जो लोग, जो समाज के जो सक्षम लोग हैं, वो अपने इस लॉकडाउन पीरियड को एक लेजर टाइम के रूप में ले रहे हैं, और क्या करें, बच्चों को कोर्स और कंटेंट पढ़ाने, पेपर भी कराने। समाज का एक बहुत बड़ा तबका कंफ्यूज है। कुछ तबका जो है वो बिल्कुल भूख से और पीड़ा से और दर्द से मर रहा है, वो अपनी रोजी रोटी का, मैंने वो जिंदा भी रहेगा कि नहीं,
हम लोग अपने मास्क लगा के, गमछा लगा के लपेट के, पूरा हमारे पास सैनिटाइजर है, हम लोग रखते हैं, बहुत बहुत टोटके हैं आप एक समाज का। लेकिन क्या हो रहा है कि हम अपने लेजर टाइम का इन्वेस्ट करके सिंबॉलिक अपने सोशल कैपिटल और कल्चरल कैपिटल को बढ़ा रहे हैं। और ये क्या हो रहा है, न केवल नई पुरानी असमानता इनइक्वालिटी रिप्रोड्यूस हो रही है, बल्कि न्यू इनइक्वालिटी या न्यू एक्सक्लूजन प्रोड्यूस हो रहा है। और आप समझिए कि जो इनइक्वालिटी एक्सक्लूजन है ये कितना कॉम्प्लिकेट हो रही है, और ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने पिछले 10 सालों में देखा है, मेरी लास्ट बात है ये, पिछले 10 सालों में, जो कि शायद हमारी जिम्मेवारी और किसी की जिम्मेवारी है, पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि हम पॉलिटिकल नहीं रहे। शिक्षक हमेशा पॉलिटिकल रहा है, आइडियोलॉजिकल नहीं रहा। हम आइडियोलॉजिकल हुए, पॉलिटिकल नहीं रहे। और हुआ क्या, हमने सवाल उठाना बंद कर दिया। हमने पॉलिटिकल का मतलब आप ये मत समझिए कि आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल के दो मामले होते हैं। एक एपिस्टेमिक पॉलिटिकल और पैराडाइम कॉन्फ्लिक्ट। जिन लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा कि जब पैराडाइम बदलता है, जब कॉन्फ्लिक्ट आता है, दूसरी पैराडाइम आती है, तो वहाँ भी आता है, लोग अपने अपने गार्ड लेते हैं, स्टैंड लेते हैं, निगोसिएशन होता है, तब जाके पैराडाइम शिफ्ट होता है। तो उसी तरह से हम जब बात करें तो यहाँ पे भी ये मामला हमें देखना होगा कि हम जो, क्योंकि देश में पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूँ कि समीक्षाई चेतना का हनन हो रहा है। समीक्षा जो भारत का स्वभाव रहा है, देखिए 6 स्कूल ऑफ थॉट हैं और कैसे इंक्लूसिव है, सब एक दूसरे के समानांतर। बुद्ध भी है वहाँ जो सबको निगेट करते हैं, चरवाक भी है, सब लोग निगेट करता है। मतलब आप देखिए, और किस तरह की हमारे पास एक इंक्लूसिव फ्रेमवर्क है और सारे लोग कितना अलाइनमेंट तरीके से रहते हैं। तो समीक्षा तो हमारा स्वभाव है। समीक्षा संवाद जो है, संवाद क्या है, इतना बढ़िया मॉडल जो है आप हमारे वांग्मय में जो मॉडल है संवाद का, वो समीक्षा का। और समीक्षाई चेतना का मतलब केवल क्रिटिकल बैरन थिंकिंग नहीं। हम किसी की आलोचना के लिए न करें। और मैं मानता हूँ कि आलोचना उसको नहीं करनी चाहिए जिसके पास विकल्प नहीं है, या जिसके पास विकल्प की तड़प नहीं है। जो मान लीजिए कोई विकल्प नहीं तैयार कर सकता है, लेकिन वो तड़प है, वो बेचैन है, वो रियल में जेन्युइनली विकल्प प्राप्त करना चाहता है, वो जब गुण और दोषों की व्याख्या करके वो एक प्रोपोजिशन ड्राइव करता है, तो मुझे लगता है ये क्रिटिकल कॉन्शियसनेस है। तो हम शिक्षकों की जिम्मेवारी है, अदरवाइज हमारी पूरी सभ्यता और संस्कृति का विनाश हो जाएगा। और शायद हम जो अभी विश्व गुरु बनने की एक संभावना सी दिख रही है, विश्व गुरु तो छोड़िए, शायद हम ज्ञान और एजेंसी के मामले में, पेडागोगिक एजेंसी के मामले में अपने पैरों पे खड़ा हो जाएं। हम ये एक संभावना जो बन रही है, ये संभावना भी जाती रहेगी। और हम फिर से एक एपिस्टेमिक जो गुलामी थी, ये गुलामी एपिस्टेमिक है। ये गुलामी कॉलोनियल जो गुलामी है, जो कहा जाता था अंग्रेज जो है वो शरीर से और माइंड से वो बनाते हैं, वो एपिस्टेमिक है। सोचने का तरीका है आप ना, आपको कैसे क्या सही है, क्या कौन वैध ज्ञान है, कैसे ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ये सब चीजें हैं। जी सर, जी दूसरी चीज ये है कि सबसे बड़ी बात ये है, सबसे लास्ट में, इसलिए हमारे पास जो बहुत इंडिजीनियस का मतलब मैं केवल भारतीय नहीं कर रहा हूँ, इंडिजीनियस का मतलब जो हमारी भारतीय गांव की परंपरा में, जो दादी के पास है, जो किसानों के पास है, जो मजदूरों के पास है, जो नॉलेज और विजडम है, जो एजेंसी है, उनको लेकर के हमें एक मॉडल डेवलप करने की जरूरत है। थैंक यू सर। आपके एक सेशन तभी काफी सक्सेसफुल होता है जब वो डायलॉग लोगों के मन में इवोक करे। तो अब डायलॉग के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हुई हैं आपके लेक्चर से। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो मैं लेना चाहूंगी इंद्रजीत दत्ता जी और अंजलि शर्मा मैम का। क्वेश्चन है कि हम ट्रांसफॉर्मेटिव और एमेंसिपेटरी एजुकेशन और क्रिएटिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एजुकेशन है और एग्जामिनेशन का फियर है, उनके साथ इन दोनों को, इन सब चीजों को कैसे चला सकते हैं? ओके, मैं जैसे मैं मैथमेटिक्स का टीचर रहा हूँ और मैं अक्सर बात करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है फ्रैक्शन, आपको रेशियो, परसेंटेज, रेशनल नंबर्स, और ये सारे 4-5 चैप्टर हैं। इन चार, और यदि आप उधर ज्योमेट्री में चले जाइए, होता क्या है कि ज्योमेट्री में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, ज्योमेट्री में हम ट्रायंगल के डेफिनेशन बताते हैं, फिर ट्रायंगल के प्रकार के डेफिनेशन बताते हैं कि भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल है या इक्विलैटरल ट्रायंगल। सवाल ये है कि हम बच्चों में यदि कंसेप्ट डालेंगे, यदि बच्चा अपना एक स्कीमा, उस विषय का एक स्कीमा होता है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, लैंग्वेज का हो,
वो कंसेप्ट और आइडिया वो उसको पोषित करता है। और बच्चे का जब भी स्कीमा इनलार्ज होगा तो बच्चे की रीडिंग मतलब डिकोड करने की कैपेसिटी बढ़ती है, वो इंडिपेंडेंट लर्नर बनता है। और पता है मुझे नहीं लगता है कि यदि हम बढ़िया से यदि कोई भी मतलब मुद्दा है और वो बच्चा सवाल, और वो क्या करता है, बच्चों को सवाल पैदा करने बुनने का मौका देता है। आपने, मुझे याद है कि हम लोग एमफिल में थे और जब कोई प्रेजेंटेशन होता था और अपने आप को टीचर की नज़र में लाने के लिए जब कोई सवाल पूछना होता था तो पता हमारे हाथ पाँव फूल जाते थे, पता नहीं क्या पूछ दिया हमने। खुद बाद में अब उन सवालों पे आप सोचते हैं तो अब खूब हंसी आती है। तो वो बच्चों ये क्वेश्चनिंग की जो प्रोसेस है, इस मेथड से यदि पढ़ा जाए, एक्टिव लर्निंग का जो मेथड है, तो मुझे नहीं लगता कोई सवाल का जवाब देने में कोई पूछेगा। और आप देखिए जो बच्चे 100 लाते हैं ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करते हैं, वैसा नहीं कि वो टीचिंग पे आते हैं। वो बात सही है, वो खुद उनके पास एक्टिव लर्निंग का एक स्ट्रेटजी है, उनके पास एक प्लान है, लर्निंग प्लान है, और हमारा काम उसको पोषित करना है। सबसे बड़ी दूसरी चीज मैं एक बताता हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं कि सिलेबस ही बहुत महत्वपूर्ण है, सिलेबस खत्म करना। और मैं अपने शिक्षक साथियों से भी बात करता हूँ, जैसे मैं आपको परसेंटेज, रेशनल नंबर, रेशियो बताया। अब सवाल है कि ये फैमिली ऑफ होल नंबर्स कहे जाते हैं, और मान लीजिए 5-6 है, तो 5 सेक्शन में 5-5 चैप्टर, 3-3 चैप्टर होता है, तो 15 चैप्टर आपको हो गए। मैं कहता हूँ कि यदि हम इनको कंसेप्चुअल मैपिंग करें, और कंसेप्चुअल मैपिंग करें तो शायद हम 15 की बजाय 5-6 चैप्टर करके हो जाता है। तो हमें ये इस तरीके को ढूंढना होगा कि भाई हम एक्टिव लर्निंग को पोषित करने के लिए अपनी पेडागोगिक प्लानिंग, मैं लेसन प्लान की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट द लेसन प्लान, आई एम टॉकिंग अबाउट द पेडागोगिक प्लान। लेसन प्लान concerned about the content, planning of content, but here pedagogic plan is concerned with the planning of action, क्योंकि action important है। तो ये जो हमारा ये है कि दोनों विरोधाभासी है, बिल्कुल नहीं, एक साधे शब्द है। और आप मतलब हमारी जो करिकुलर है, चाहे 2000 का है, NCF 2005 में, इसमें क्लियरली है। और हम लोगों ने यदि स्कूल में यदि बात करें कि स्कूल में बच्चों से संबंधित हमने 3 गोल बात करते हैं, एक्टिव लर्निंग, एम्पावर्ड बीइंग एंड इमेंसिपेटेड। ये तभी है जब प्रोसेस लर्निंग से होगा, और तब बाद में हम प्रोडक्ट लर्निंग। जब प्रोसेस सही रहेगा, यानी प्रोसेस, तब बच्चा मतलब मैथमेटाइज करेगा, तब जाके वो सही तरीके से वो सब कुछ भी कर सकता है। वो तो IIT के सवाल ढूंढ सकता है, वो नए मैथमेटिकल नॉलेज क्रिएट कर सकता है। तो हमें उसको पोषित करने की जरूरत है, उस कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को, और बच्चों की उस प्रोसेस को, उस आदत को, जो मैथमेटाइजेशन की आदत हो जाए, और फिर एजेंसी को, करेज को, कि बच्चा साहस कर सके सीखने की, लर्न करने की। जी, थैंक यू।